नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांग, ये है prepareasy.com और हम रिव्यू करने जा रहे हैं बजट 2025। लेकिन उसके पहले हमारे सामने सवाल ये है कि आखिर क्यों हम प्रिपेयर इजी से ही पढ़ें? क्या है हम में ऐसा? और लोग भी तो बजट पढ़ा रहे हैं। तो सुनो ब्रो, ऐसा है, तुम्हें देना है पेपर के लिए करना होगा रिवीजन। और रिवीजन कब होगा? जब कंटेंट होगा एक्यूरेट और कंसाइज। बस यही चीज हमें बाकी लोगों से अलग करती है। अगर आप मेरे साथ बजट 2025 खत्म करोगे तो इतनी तो मैं गारंटी देता हूं कि भाई क्वेश्चन तो पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये सब हम इतने एक्यूरेट और वेल स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे कि आपके दिमाग में एक बार में ही इसका स्ट्रक्चर बन जाए और उसके बाद में इसको रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो, ताकि पेपर में आप आंसर कर भी पाओ। ठीक है, तो इसी प्रवचन के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं दही शक्कर खाने से। वेट अ मिनट, निर्मला सीतारमण जी को तो संसद जाना था, वो राष्ट्रपति भवन में क्या कर रही हैं? तो दोस्तों ऐसा है कि जो बजट होता है ना, वो होता है मनी बिल, और मनी बिल को संसद में रखने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। बस सांकेतिक रूप से वही अनुमति लेने के लिए वह राष्ट्रपति भवन गई हुई हैं। चलो फाइनली इस क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास की शुरुआत में सबसे पहले ये आउटलाइन देखो। हम इस बजट को इन 4 पार्ट में डिवाइड करके खत्म करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे स्टैटिक पॉइंट्स और बजट के इतिहास से जुड़े हुए कुछ तथ्य। पार्ट 2 में हम देखेंगे जो इस बार के बजट में थीम रही है और इससे जुड़ी हुई जो स्कीम्स हम लेके आए हैं वो देखेंगे। पार्ट 3 में हम डाटा देखेंगे कि कहां से पैसा आया, कहां गया, एटसेक्टर, सो एंड सो। ठीक है ना। और पार्ट 4 में जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा अदर का, तो उसको हम कवर करके इस वीडियो को रैप अप करेंगे। चलो चालू करते हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 है स्टैटिक या बजट की हिस्ट्री। तो साथियों, बजट के इतिहास में हमें सबसे पहले 3 नाम याद होने चाहिए, जिसमें पहला है जेम्स बिल्सन, दूसरा है R.K. चिट्टी और तीसरा है जॉन मैथाई। आओ जाने कौन है ये। दोस्तों, जेम्स बिल्सन जी ने 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया था। फिर 1947 में R.K. चिट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था और उनके बाद 1950 में जॉन मैथाई जी ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। अब इन 3 नामों को अलग अलग याद रखने से अच्छा है आप एक सिंपल सी लाइन याद रखो जो मैं बताता हूँ। वो लाइन ये है कि भारत का पहला बजट बहुत ही विषम परिस्थितियों में लाया गया था। अब इस एक लाइन से ये नाम कैसे याद होते हैं, आओ वो देखते हैं। तो ये जो लाइन है कि भारत का पहला बजट बहुत ही विषम परिस्थितियों में पेश किया गया था, इसमें पहला बजट जो है ना, ये बताता है कि आगे जो ट्रिक है वो पहले बजट से जुड़े हुए लोगों के लिए है। उसके बाद में जो विषम शब्द है यहाँ पर, यही हमारा कीवर्ड है। इस विषम में बी जो है वो बिल्सन जी को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। सा जो है वो चिट्टी जी को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट में विषम में जो माँ है वो मिथाई को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला बजट विषम परिस्थितियों में लाया गया था, याद रखो इस फैक्ट को। ठीक है, और इस ट्रिक से हमें होते हैं 3 फैक्ट्स याद। वो 3 फैक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला, भारत का पहला बजट जेम्स बिल्सन जी लाए थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. चिट्टी जी लाए थे और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मैथाई जी लाए थे। चलो, इन तीनों नाम के बाद में अब याद रखो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद या आर्टिकल 112 भारत में हर साल बजट लाने का प्रावधान देता है। इसे आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल 202 राज्यों में बजट की बात करता है। इसके बाद याद रखो कि भारत में सर्वाधिक बार जो बजट है उसे मोरारजी देसाई जी ने संसद के पटल पर रखा है। देसाई जी ने कुल 11 बार बजट को रखा था, लेकिन ये जो 11 बार उन्होंने बजट को पेश किया है ये अलग अलग टुकड़ों में किया है, लगातार 11 बार नहीं किया है। तो अगर हम बात करें कि लगातार किसने पेश किया है, तो सबसे ज्यादा बार बजट लगातार पेश करने वाले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही हैं। ये उनका 8वां कॉन्जिक्यूटिवली पेश किए जाने वाला बजट था। तो अगर हमसे बात की जाए कि सर्वाधिक बार किसने किया है, तो मोरारजी देसाई जी ने किया है, और सर्वाधिक बार लगातार किसने किया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ये उनका 8वां बजट था। इसके बाद याद रखो कि बजट के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबा बजट का भाषण निर्मला सीतारमण जी ने ही 2020 में दिया था। ये भाषण लगभग 2 घंटे 45 मिनट तक चला था। ये थी सबसे लंबी बजट स्पीच। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ा बजट कौन सा था, एज अ डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा बजट कौन सा था, तो वो ऑब्वियस है कि वो सबसे बड़ा बजट 1991 का बजट था, जिसमें लगभग 8,500 शब्द थे। और ये बजट मनमोहन सिंह जी ने पेश किया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी के साथ हमने बजट से जुड़ा हुआ हमारा स्टैटिक पार्ट खत्म किया है, जिसमें हमने टोटल 10 फैक्ट किए हैं। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था, पहला गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था, भारतीय संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में
में है स्टेट को कौन सा आर्टिकल बजट पेश करने का अधिकार देता है, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, सर्वाधिक बार लगातार किसने बजट पेश किया, सबसे लंबी बजट स्पीच किसकी थी और सबसे बड़ा बजट किसने पेश किया था और कब किया था। ये सारे फैक्ट हमने देखे और ये सारे फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं 15 सेकंड का टाइमर चालू करता हूं, उसमें आप ये सारे ब्लैंक्स अपने मन में फिल कीजिए। परफेक्ट, ये था एक्टिव रिकॉल, इससे करेंगे हम पेपर पास। अब चलते हैं हम हमारी क्लास के पार्ट 2 पर, जिसमें हम देखेंगे इस बजट में क्या क्या स्कीम्स दी गई, क्या थीम थी और 4 इंजन उनने बताए हमारे ग्रोथ के, तो वो कौन कौन से हैं। तो चलो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। साथियों, बजट 2025 की थीम थी सबका विकास, और इसमें जो स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है, जिस वर्ड पर फोकस किया गया है, वो था विकसित भारत। भारत सरकार का कहना है कि हमको भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। अब इस बजट में बताया गया है कि ये विकसित भारत है क्या, हम भारत को विकसित कब मानेंगे। तो इसके लिए इस बजट में 6 पॉइंट दिए गए हैं। ये 6 पॉइंट पूरे होने पर हम भारत को विकसित भारत कहेंगे। तो ये 6 पॉइंट जो हैं, इनमें से जो 3 पॉइंट हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक है और आपको कॉमन सेंस से पता है। नंबर 1, गरीबी, हमें गरीबी हटानी है। नंबर 2, हमें भारत के हर नागरिक तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है। और तीसरा, शिक्षा, हमें भारत के स्कूलों में 100% शिक्षा चाहिए, एनरोलमेंट चाहिए। ये 3, गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा, हमारे बेसिक पैरामीटर्स हैं। उसके बाद में 3 और जो ऐड हुए हैं, जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा, वो कुछ इस प्रकार है कि हमें भारत को फूड बास्केट ऑफ दी वर्ल्ड बनाना है। उसके बाद हमें भारत की इकोनॉमी में 70% महिलाएं चाहिए, हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सक्रिय करना है। और जो 6th पॉइंट है वो ये है कि हमें भारतीय युवा को 100% रोजगार दिलवाना है। हमें मतलब भारत सरकार कह रही है कि हम भारत को विकसित भारत जब बोलेंगे, जब हम 100% एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये स्किल्ड लेबर के रूप में दिया जाएगा, समझ गए। भारत सरकार बोलती है युवाओं को 100% रोजगार दिलाएगी, लेकिन इसमें यह भी याद रखो कि हमारे प्रधानमंत्री के हिसाब से पकौड़े तलना भी रोजगार ही होता है। तो 100% रोजगार में अब आप समझ जाओ कौन कौन सी जॉब आती हैं। खैर छोड़ो उसे। विकसित भारत बनाने के 6 पैरामीटर्स हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना, महिलाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय करना और भारत के 100% युवाओं को रोजगार देना या स्किल्ड बनाना। अब इस विकसित भारत को बनाने के लिए इस बजट में एक विकास यात्रा की बात की गई है। ये जो विकास यात्रा है, इसको अगर हम विजुअलाइज करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसमें टोटल 4 इंजन है। नंबर 1, कृषि। नंबर 2, MSME या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इंजन नंबर 3, निवेश। और 4th इंजन है इसका निर्यात। तो इस विकास यात्रा में ये जो चारों इंजन हैं, ये हमारे भारत को विकसित भारत की तरफ लेके जाएंगे। तो इस बजट के हिसाब से ये जो गाड़ी है ना, इसका ईंधन है सुधार और इसका मोटिवेटर या ड्राइवर है समावेशिता, इंक्लूजन, मतलब सबको सक्रिय बनाना इसका ड्राइवर है। इसका ईंधन है सुधार। सुधार का क्या मतलब है यहाँ, मतलब जैसे पहला इंजन कृषि है तो कृषि सुधार उसका फ्यूल हो गया। नंबर 2, MSME है तो MSME का ईंधन क्या हो गया, सुधार, उसमें MSME में सुधार, निर्यात में सुधार। तो ये हो गए इनके फ्यूल। इनकी मदद से ये चारों इंजन चलेंगे। जब ये चारों इंजन चलेंगे तो हमारे भारत को उसके लक्ष्य यानी विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे। ये विजुअल जो है ये प्रिपेयर इजी की टीम ने बनाया है। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इस विकास यात्रा का इन्फोग्राफिक बना हुआ है वो ये है, एक बार इसे भी देख लो। चलो अब चलते हैं बजट के मेन हिस्से की तरफ, जिसमें भारत सरकार ने 2025-26 के लिए अलग अलग योजनाएं घोषित की हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पहले इंजन यानी कृषि सुधारों के लिए जो योजनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत हम भारत के 100 ऐसे जिलों को लेंगे जिनमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कृषि उत्पाद बहुत कम होता है, और इन जिलों में अगले 5 साल के अंदर हम सुधार करके इन्हें कृषि उत्पादन में अग्रणी बनाएंगे। दूसरी कृषि से जुड़ी जो योजना है वो है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये मिशन जो है ये 6 साल का है और इसमें मुख्यतः तुअर, उड़द और मसूर इन तीनों दालों पर फोकस
फोकस किया जाएगा। ये तीनों दालें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन में हम किन फसलों पर फोकस करने वाले हैं। तो इसके लिए आप एक शब्द याद रखो, तुम। हम किस दाल पर फोकस करेंगे? तुम दाल पर, तुम्हारी दाल पर। ठीक है, तो यहाँ जो तुम शब्द है ना, इसमें सबसे पहले टी है, तो टी तुअर को रिप्रेजेंट करता है, उ उड़द को रिप्रेजेंट करता है, और एम मसूर को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों दालों का एब्रीविएशन क्या बनता है? तुम, तुम्हारी फसलों पर। ठीक है, उसके बाद में घोषणा की गई है कि हम बिहार में मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में बनाएंगे। इनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, अभी उसकी घोषणा नहीं की गई है। उसके बाद में 4th नंबर पर याद रखो कि असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 12.7 लाख मैट्रिक टन पर डे होगी। और कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं या सुधारों में लास्ट पे याद रखो कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख कर दी गई है, पहले ये 3 लाख। चलो अब चलते हैं हम हमारे दूसरे इंजन की तरफ, जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले तो इसमें ये याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन ही बदल दी गई है। तो साथियों, अब माइक्रो एंटरप्राइजेस उनको कहा जाएगा जिनका निवेश 2.5 करोड़ तक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस उनको कहा जाएगा जिनमें 25 करोड़ तक का निवेश है, और मीडियम एंटरप्राइजेस उनको कहा जाएगा जिनमें 125 करोड़ तक का निवेश है। इनको रटने की जरूरत नहीं है, 2.5, 25 और 125 एक से हैं। और इसी के साथ में अगर हम टर्नओवर के आधार पर डेफिनेशन देखना चाहें तो सिंपल इंटू 4 का फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मतलब अब निवेश के आधार पर माइक्रो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें 2.5 करोड़ तक का निवेश और 10 करोड़ तक का टर्नओवर है। स्मॉल इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस हैं जिनमें 25 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है। और मीडियम इंटरप्राइजेस वो हैं जिनमें 125 करोड़ तक का निवेश और 500 करोड़ तक का टर्नओवर है। उसके बाद में एमएसएमई में ये चीज याद रखो कि हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन स्टार्ट किया है। इसके तहत हम लेदर इंडस्ट्री यानी कि फुटवेयर इंडस्ट्री और टॉय इंडस्ट्री में भारत को आगे ले जाने के प्रयास करेंगे। अब हमारे नंबर 3rd इंजन यानी इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सुधारों या योजनाओं को याद रखो, जो कुछ इस प्रकार हैं। हमें अगले 5 साल में 200 नए कैंसर सेंटर्स, 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स, 5 IITs में 6500 सीट्स और हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 नई सीट्स बनानी है। ये हमारा मिशन है। इनके अलावा हम इस बजट में लक्ष्य करते हैं कि हम स्वाहिम फंड में 15,000 करोड़ निवेश करेंगे, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और अर्बन चैलेंज फंड में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब ये तीनों फंड्स के बारे में जान लो कि ये होते क्या हैं। ये भी आपके पेपर के लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही। साथियों, स्वाहिम फंड के अंदर हम जो भी डेवलपर्स हैं जो अर्बन हाउसिंग्स में काम कर रहे हैं, जो नए घर बना रहे हैं, को फंड करते हैं ताकि जो नागरिकों की हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जल्दी से और आसानी से पूरा किया जा सके। तो याद रखो, स्वाहिम फंड जो है वो हाउसिंग से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, अर्बन चैलेंज फंड। इसमें हम शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं के इनोवेटिव और क्रिएटिव सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं और उनको लागू करने के लिए फंड देते हैं। तो अर्बन चैलेंज फंड में हम शहरी समस्याओं के क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में हम अलग अलग जो शिप्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए मदद करते हैं। नंबर 4th इंजन, जैसे एक्सपोर्ट या निर्यात कहा गया है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 चीजें याद रखो। नंबर 1, हम एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम भारत ट्रेड नेट है। और इसके द्वारा जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, आयात निर्यात होता है, उससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको ऑनलाइन किया जाएगा। और नंबर 2, हमने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI अलाउ कर दी है। मतलब अब भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश लिया जा सकता है। इससे पहले ये लिमिट 74% की थी। मतलब अगर कहीं से भी विदेशी निवेश किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी में आएगा तो वो मैक्सिमम 74% होगा, लेकिन अब वो 100% हो सकता है। इसमें एक शर्त है कि इंश्योरेंस से जो भी प्रीमियम का पैसा आएगा, जो भी पर मंथ व्यक्ति किस्त देता है, वो पूरी इंडिया में ही री इन्वेस्ट होनी चाहिए। वो कोई भी विदेशी कंपनी बाहर लेके नहीं जाएगी। अच्छा, MSME से जुड़ी एक बात और याद रखो जो मैं बताना भूल गया था वहां पर, कि जैसे KCC किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए अब एक कार्ड इशू किया जा रहा है जिसकी लिमिट भी 5 लाख होगी। मतलब उस कार्ड का यूज करके एंटरप्रेन्योर्स 5 लाख तक का लो इंटरेस्ट बायलैटरल फ्री लोन ले पाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम ऐसे 10 लाख कार्ड इशू करेंगे और ये कार्ड सिर्फ उन्हीं MSME को दिए जाएंगे जो उद्यमी पोर्टल से लिंक्ड हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। चलो जल्दी से इसे रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि बजट 2025 की थीम सबका विकास थी। इसमें जो स्पेशल एम्फेसिस था, जो हमारा फोकस
फोकस था वो भारत को विकसित भारत बनाने पर था। विकसित भारत के 6 पिलर शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, महिलाओं का अर्थव्यवस्था में योगदान, 100% एम्प्लॉयमेंट और भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है। उसके बाद में हमने देखा कि विकास यात्रा में हमारे पास टोटल 4 इंजन है जो है कृषि, एमएसएमई, निवेश और एक्सपोर्ट। इनका फ्यूल जो है वो सुधार है और जो हमारा गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो विकसित भारत है और इसका जो ड्राइवर या मोटिवेटर है वो समावेशन, इंक्लूजन है। और इसके बाद में फिर हमने स्कीम्स देखी। स्कीम कुछ इस प्रकार थी कि कृषि के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई। पल्सेस के लिए आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस मिशन चालू किया गया है। असम के नाम रूप में यूरिया प्लांट बनाया जा रहा है। केसीसी की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है और बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मखाना बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। नंबर 2, एमएसएमई से जुड़े बदलाव। तो इसमें सबसे पहले तो एमएसएमई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई है। उसके बाद उद्यमी पोर्टल से लिंक्ड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक कार्ड इशू किया जाएगा जिसकी लिमिट 5 लाख होगी। ऐसे टोटल 10 लाख कार्ड हमें इशू करने हैं। उसके बाद में हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन चालू किया है जिसमें हम लेदर और टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। थर्ड इंजन हमारा था इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने देखा कि हम 200 कैंसर सेंटर, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 6500 नई आईआईटी सीट्स और 10,000 नई मेडिकल सीट्स स्थापित करेंगे। उसके बाद में हमने 3 फंड रिवाइज किए, स्वनिधि, मैरीटाइम डेवलपमेंट और अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें स्वनिधि फंड में 15,000 करोड़, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड में 25,000 करोड़ और अर्बन चैलेंज फंड में 10,000 करोड़ निवेश किए गए हैं। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट से जुड़े हुए 2 सुधारों को देखा, जिसमें सबसे पहला था भारत ट्रेड नेट और दूसरा था इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को अनुमति दे देना। इसी के साथ आज की क्लास के हम पार्ट 3 पर चलते हैं, जिसमें हम बजट से जुड़ा हुआ सारा डाटा और बजटिंग नंबर्स में देखेंगे। इसमें सबसे पहले जान लो कि इनकम टैक्स स्लैब जो है उसको 12 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मतलब जो भी व्यक्ति भारत में 12 लाख रुपए तक कमाता है उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो तो इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। और इनकम टैक्स स्लैब में या इनकम टैक्स में और ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि इनकम टैक्स कितने रुपए से ज्यादा के ऊपर देना होगा। 12 लाख से ज्यादा की इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। इससे पहले ये लिमिट 8 लाख रुपए थी। अब इसके बाद में सोर्सेस देख लेते हैं कि हमारा पैसा आता कहां से है, जाता कहां पर है। तो जो हमारा पैसा आता है उसके 4 मुख्य स्रोत जो हैं, उसमें सबसे बड़ा है बोरोइंग, मतलब जो हम विदेश से या कहीं से भी पैसा उधार लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा पैसों का स्रोत बोरोइंग है। नंबर 2 पर हमारा स्रोत इनकम टैक्स है। नंबर 3 पर हमारा स्रोत जीएसटी है और नंबर 4 पर हमारा स्रोत कॉर्पोरेट टैक्स है। इन चारों को मिलाकर हमारा 81% पैसा या इनकम बनती है। उसके बाद में अब ये पैसा आ गया तो ये जाता कहां पर है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो हमारा है ना वो स्टेट शेयर में जाएगा। नंबर 2 पर जो हमारा पैसा जाएगा वो इंटरेस्ट पेमेंट पर जाएगा। जो हमने उधार लिया है उसका जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उसमें हमारा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारा पैसा जो है ना वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं इसमें डिफेंस और सब्सिडी से रिलेटेड स्कीम्स नहीं जुड़ती हैं। उनको हम हमारे बजट में अलग जगह पर रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पैसे आने के 4 सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? नंबर 1 बोरोइंग, नंबर 2 इनकम टैक्स, नंबर 3 जीएसटी, नंबर 4 कॉर्पोरेट टैक्स। और जाने के 4 सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेट को उनका शेयर दिया जाता है टैक्स में, वो है। नंबर 2 पर इंटरेस्ट की रीपेमेंट करना है, जो हमने लोन लिया है उसके लिए जो इंटरेस्ट है उसको रीपे करना है। नंबर 3 पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में पैसा जाता है। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा डिफेंस में जाएगा। नंबर 2 में हमारा सबसे ज्यादा पैसा रूरल डेवलपमेंट में जाएगा। नंबर 3 पर हमारा सबसे ज्यादा पैसा जो है वो होम अफेयर्स में जाएगा, गृह मंत्रालय के पास जाएगा। तो सेक्टर वाइज सबसे ज्यादा पैसा हम डिफेंस में खर्च करने जा रहे हैं इस बार, ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारी जो इस साल टोटल अनुमानित इनकम होगी वो 34.96 लाख करोड़ रुपए होगी। और जो हमारा टोटल एक्सपेंस होगा खर्च होगा वो 50.65 लाख करोड़ रुपए होगा। तो हमारी जो इनकम बन रही है वो 34.96 लाख करोड़ बन रही है। जो एक्सपेंस होने जा रहा है वो 50.65 लाख करोड़ होने जा रहा है। तो ये जो बीच में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ये कौन देगा? ये पैसा जो है वो हम उधार लेंगे और इसे इकोनॉमिक्स की टर्म में कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 34.96 लाख करोड़ की होंगी और कैपिटल रिसिप्ट आप कैलकुलेट कर लेना 15 लाख करोड़ के आसपास बनेगी। उसके बाद में मिलकर जो हमारा टोटल खर्चा है 50.65 लाख करोड़ रुपए उसकी पूर्ति की जाएगी। हाँ, अब इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण जो है वो हमारा फिजिकल डिफिसिट है। जो हमारा
राजकोषीय घाटा है ये FY26 फाइनेंशियल ईयर 26 में 4.4% रहने का अनुमान है। ये फिस्कल डिफिसिट राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो जो टोटल हमने पैसा कमाया है रेवेन्यू से और जो हम टोटल खर्च करने वाले हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। इसके बाद में एक चीज और भी याद रखो, जो हमारा पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है FY25 का, उसमें हमारा फिजिकल डिफिसिट 4.8% रहा है। इसके बाद अब चलते हैं आज की क्लास के चौथे पार्ट पर, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स को देखेंगे जो इस बजट से रिलेटेड है और जिनकी हमारे पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। नंबर 1, भारत न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत चालू करने जा रहा है। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, इसमें हम 20,000 करोड़ रुपए SMR या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हैं और इस मिशन का उद्देश्य है 2030 तक कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ऑपरेशनल बनाना। नंबर 2, हम भारत में 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र बनाने जा रहे हैं। इनमें क्या होगा? तो इन कौशल उत्कृष्टता केंद्रों में वर्ल्ड लेवल की स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये एक प्रकार की यूनिवर्सिटीज होंगी जो सिर्फ डिमांडिंग स्किल्स के विकास पर ध्यान देंगी। और ये जो उत्कृष्टता केंद्र हैं, इनके लिए हमारा मोटो है मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। नंबर 3, हमारा जल जीवन मिशन जो हमने 2019 में चालू किया था, उसका उस टाइम लक्ष्य था कि हम 2024 तक भारत के हर घर में टैप वाटर या नल से पानी पहुंचाएंगे। तो ये अभी पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हमारा लक्ष्य है कि हम भारत के 100% घरों को नल से पानी 2028 तक पहुंचाएंगे। उसके बाद 4th नंबर पर याद रखो कि भारत ने भारत नेट और भारत भाषा पुस्तक मिशन चालू किए हैं। भारत नेट मिशन में हम भारत के सारे ग्रामीण सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देके इंटरनेट सेवाएं पहुंचाएंगे और भारत भाषा पुस्तक मिशन में हम भारत की सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी जो हमारी पुस्तकें हैं उनको ट्रांसलेट करवाएंगे और उनको डिजिटल फॉर्म में हर स्कूल में प्रोवाइड करवाएंगे। नंबर 5, जन विश्वास बिल 2.0 लाया गया है। ये जो बिल है ना, इसके तहत हमने क्या करा है, हमने 100 ऐसे कानून लिए हैं जो अपराध तो छोटे हैं लेकिन उनकी सजाएं बड़ी थी। तो 100 ऐसे अपराधों को हमने डीक्रिमिनलाइज किया है और अब उनमें जेल नहीं बल्कि फाइन होगा। इस बिल का उद्देश्य भारत में व्यापार को सरल बनाना है। तो जन विश्वास बिल में हम टोटल कितने लॉस को डीक्रिमिनलाइज करने जा रहे हैं? 100 लॉस को। उसके बाद में नंबर 6 में याद रखो कि हमने स्वनिधि जो स्कीम है उसकी लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है। मतलब स्वनिधि स्कीम से अब 30,000 रुपए तक का लोन जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो ले पाएंगे। नंबर 7 में याद रखो कि हम एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम बनाने जा रहे हैं और ये जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम होगा इसको पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो बनाएंगी और चलाएंगी। तो इसी के साथ हमने 2025 के बजट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं। इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब हमने इस क्लास में जो भी डिस्कस किया उसकी एक कंसाइज PDF और बजट 2025 की क्विज दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करो और इस क्लास की एक कंसाइज PDF डाउनलोड कर लो और क्विज अटेम्प्ट कर लो। उससे ये टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और जो PDF है वो रिवीजन के काम आएगी। अब इसके बाद में जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्लास है खत्म। जिनको रुकना है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुन के जाओ। साथियों, क्या आपको पता है कि जो हमारा बजट होता है ना, वो पेश तो कर दिया जाता है 1 फरवरी में, लेकिन वो उसी दिन पास नहीं हो सकता। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से जिसे हम बजट बोलते हैं वो सिर्फ उस मनी बिल की फर्स्ट रीडिंग होती है जो अभी हुई है। अब इसके बाद में इस सेशन को एडजर्न कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। अब ये जो बजट था ना, इसको 3 अलग अलग पार्टों में तोड़ा जाएगा और उसके बाद में इसे लागू किया जाएगा। जो 3 पार्ट है ना, उसमें नंबर 1 है ग्रांट्स का। तो अभी अलग अलग कमिटी बनाई जाएंगी। ये जो कमिटीज हैं, ये जो इस बजट में ग्रांट्स मांगी गई हैं उन सब का अवलोकन करेंगी, एनालिसिस करेंगी और फिर उनको स्वीकृति देंगी। फिर उसके बाद में ये जो ग्रांट्स हैं इनको दोबारा सेकंड रीडिंग में लोकसभा में रखा जाएगा और वहां से उन्हें ग्लूटिन प्रस्ताव द्वारा पारित कर दिया जाएगा। ये ग्लूटिन प्रस्ताव क्या होता है? ग्लूटिन प्रस्ताव में हम किसी भी बिल के क्लॉज बाय क्लॉज में वोटिंग ना कराकर डायरेक्ट ग्लूटिन प्रस्ताव लाते हैं और ग्लूटिन प्रस्ताव के पास होने के बाद में सारे जो क्लॉज हैं वो एक साथ ही पास कर दिए जाते हैं। इसे ग्लूटिन क्लोजर कहते हैं। अब ग्रांट्स के बाद में सेकंड नंबर पे एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाएगा। ये जो एप्रोप्रिएशन बिल होगा, ये हमारे बजट में जो भी पैसा मांगा गया है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में दिया गया है उससे मनी विड्रॉल करने की परमिशन देगा। और नंबर 3 सबसे आखिरी में लाया जाएगा एक फाइनेंस बिल जिसके द्वारा इस बजट में जो भी
टैक्सेशन से जुड़े हुए चेंजेस करे गए हैं उनको लागू कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा जो बजट है वो एक भाग में ना पारित होकर 3 अलग अलग भागों में पारित होता है। पहले में हम ग्रांट सैंक्शन करते हैं, नंबर 2 में हम भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की स्वीकृति देते हैं, और नंबर 3 में हम जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसको एक फाइनेंस बिल की मदद से लागू करते हैं। इसी के साथ करते हैं बजट की क्लास को खत्म। मैं था शिवांग, यह है prepareeasy.com। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.